नमस्कार क्लास। आज के इस लेक्चर में हम सभी का स्वागत है। आज हम भगवान गणेश के स्वरूप पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम उन्हें केवल एक पौराणिक कथा के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि बौद्धिक महारत और एकेडमिक उत्कृष्टता हासिल करने के एक प्राचीन, मनोवैज्ञानिक और अत्यंत सटीक ढांचे के रूप में गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले दिव्य बुद्धि का परिचय, फिर महाकाव्य के लेखक के रूप में उनकी भूमिका, उनके शारीरिक प्रतीकों को समझना, ज्ञान की बाधाओं को हटाना, इंद्रियों के स्वामी का अर्थ और अंत में प्राचीन अध्ययन की आदतों को आज के समय में अपनाना। तो पहले भाग से शुरुआत करते हैं, दिव्य बुद्धि का परिचय। हमारे मूल ग्रंथ बहुत ही स्पष्ट रूप से यह स्थापित करते हैं कि गणपति मुख्य रूप से बुद्धिमत्ता, गहरी समझ और विवेक यानी सही निर्णय लेने के सर्वोच्च देवता हैं। वो केवल एक पारंपरिक देवता नहीं है, बल्कि देखा जाए तो वो शुद्ध ज्ञान के साक्षात प्रतीक हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी भी शैक्षिक यात्रा या शोध को शुरू करने से पहले आखिर उन्हीं का ही आह्वान क्यों किया जाता है? क्योंकि एक विद्यार्थी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? सही दिशा में सोचने की क्षमता, अपार धैर्य और सटीक निर्णय लेने की शक्ति। और सच कहूं तो ये तीनों ही गुण किसी भी अकादमिक सफलता के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, महाकाव्य के लेखक। जरा उस समय की कल्पना करें जब महान ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना का विचार किया होगा। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक ऐसे असाधारण लेखक या स्क्राइब की आवश्यकता थी जो इतने विशाल और जटिल कथा प्रवाह को बिना रुके, बिना कोई गलती किए संभाल सके। मानव इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक को लिपिबद्ध करना भाई कोई साधारण कार्य तो बिल्कुल नहीं था। और यहीं हमें एक अत्यंत दिलचस्प गतिशीलता देखने को मिलती है। वेदव्यास जी बिना रुके श्लोक बोलते गए और गणेश जी ने अपनी अचूक एकाग्रता का उपयोग करते हुए एक क्षण के लिए भी रुके बिना उस पूरे ग्रंथ को निरंतर लिखा। अकादमिक दुनिया में अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये टाइम मैनेजमेंट और लेजर फोकस का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, शारीरिक प्रतीकों को समझना। छात्रगण, अगर हम उनके इस शारीरिक स्वरूप का एक एनाटॉमिकल स्टडी गाइड के रूप में विश्लेषण करें तो हर एक विशेषता एकेडमिक सफलता का सीधा रूपक नजर आती है। जैसे बड़ा सिर व्यापक और दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। छोटी आंखें उस लेजर फोकस को दर्शाती हैं जो किसी भी गहरे शोध के लिए बहुत जरूरी है। बड़े कान हमें एक बेहतरीन और ग्रहणशील श्रोता बनने की शिक्षा देते हैं। और वो सूंड, वो किसी भी विषय के सबसे सूक्ष्म विवरणों से लेकर विशाल अवधारणाओं के बीच नेविगेट करने की क्षमता का एकदम सटीक मॉडल है। अब चर्चा करते हैं चौथे भाग की, ज्ञान की बाधाओं को हटाना। ग्रंथ उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में परिभाषित करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ अन्य देवता भौतिक धन, शक्ति या सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं विघ्नहर्ता का कार्य कई अधिक सूक्ष्म है। ज्ञान प्राप्ति में हमारी सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि वे अज्ञानता, भ्रम और ध्यान भटकने जैसी हमारी अपनी मानसिक बाधाएं होती हैं। और वो इन्हीं मनोवैज्ञानिक बंधनों को काटते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि विशेष रूप से विद्यार्थी, लेखक और बड़े बड़े विद्वान अपनी रचनात्मक और बौद्धिक प्रेरणा के लिए उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब तक अज्ञानता का वो मानसिक कोहरा दूर नहीं होता, जब तक दिमाग पूरी तरह से बाधा रहित नहीं होता, तब तक सच मानिए किसी भी महान विचार या कला का जन्म हो ही नहीं सकता। हमारा पांचवा भाग है, इंद्रियों के स्वामी। अगर हम गणपति शब्द की व्युत्पत्ति पर गौर करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान पर अधिकार पाने के लिए गण पर अधिकार पाना बेहद आवश्यक है। यहाँ गण का सीधा सा अर्थ हमारी अनियंत्रित इंद्रियों और भटकते हुए विचारों के समूह से है। साधारण सी बात है, जब तक मन इन भटकते विचारों का गुलाम रहेगा, तब तक वास्तविक ज्ञान का अर्जन बिल्कुल असंभव है। अतः इसका मूल सिद्धांत यही है कि अपनी ही इंद्रियों का स्वामी बनकर एक छात्र अपने मस्तिष्क को उच्च चेतना और गहन ज्ञान की स्थिति तक उठा सकता है। क्लास, ये आत्मनियंत्रण और अकादमिक अनुशासन का वो सर्वोच्च स्तर है जिसे हासिल करना हर स्कॉलर का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और अब हम अपने अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, प्राचीन अध्ययन की आदतों को अपनाना। हम उनके इसी दृश्य रूप से एक क्रमिक, आधुनिक एकेडमिक प्रक्रिया निकाल सकते हैं।
कैसे? सबसे पहले एक विद्यार्थी को बड़े कानों की तरह स्पंज बनकर ज्ञान को ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद छोटी आंखों की तरह बिना भटके अपनी गहरी फोकस लागू करनी चाहिए। और अंत में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे बड़े सिर की तरह एक व्यापक, तार्किक और विस्तृत सोच के साथ प्रोसेस करना चाहिए। है ना कमाल का तरीका? जरा आज के उन आधुनिक अध्ययन सत्रों की तुलना करें जो बार बार के डिस्ट्रैक्शंस या मोबाइल नोटिफिकेशन से भरे होते हैं, और इसकी तुलना ग्रंथों में पाई जाने वाली इस महाभारत पद्धति से करें। इस प्राचीन पद्धति में सच्ची उत्पादकता उस अटूट एकाग्रता से आती है जहां एक छात्र बिना ध्यान भटकाए लगातार काम करता है। अगर आप मुझसे पूछें तो यही आज के युग का सबसे बेहतरीन और अचूक टाइम मैनेजमेंट है। तो आज के इस व्याख्यान का समापन करते हुए हर शोधकर्ता और विद्यार्थी को स्वयं से यह गहरा प्रश्न पूछना चाहिए। हम अपने बौद्धिक विकास को रोकने वाली इन आधुनिक मानसिक बाधाओं को दूर करने के लिए उस प्राचीन और निरंतर एकाग्रता को अपनी शिक्षा में कैसे लागू कर सकते हैं? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस अकादमिक अन्वेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।